G20 सम्मेलन के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को कौन सा पैगाम दिया है? पीएम का 5 अरब डोज कोविड वैक्सीन बनाने का प्लान क्या है? पीएम ने G20 के मंच से कोवैक्सीन पर क्या कहा? भारत की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड मुहिम क्या है? मोदी मैक्रो मुलाकात में क्या है खास? पीएम के इटली दौरे और G20 सम्मेलन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 G20 समिट। पीएम मोदी ने G20 देशों के नेताओं से वादा किया कि भारत अगले साल के अंत तक कोरोना वैक्सीन की 5 अरब डोज बनाएगा, जो दुनिया में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने में बेहद कारगर होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने अपील की है कि WHO भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द अप्रूवल दे। इसका निर्माण भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने किया है। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए उनका वन अर्थ वन हेल्थ का विजन दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। ये भविष्य में भी ऐसे किसी भी संकट से निपटने के लिए बेहद कारगर होगा। पीएम ने कहा कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की भूमिका निभाते हुए भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां पहुंचाई। इसके साथ साथ वैक्सीन रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में भी पूरी ताकत लगा दी। बहुत कम समय में हम भारत में 1 बिलियन से अधिक वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के नेताओं का 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम शहर में हो रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन, कोरोना और अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो रही है। हालांकि ज्यादातर नेताओं का फोकस दुनिया को कोरोना महामारी की चुनौती से उबारने पर है। इटली में G20 सम्मेलन से अलग पीएम मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं ने रोम के बाथ ऑफ डायोलेक्टियन का भ्रमण किया। सदियों पुराने इस परिसर में सार्वजनिक स्नानागार थे। विश्व के बड़े नेताओं की यात्रा को देखते हुए ये रोशनी में जगमगा रहा था। पीएम मोदी ने इटली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल समेत सिंगापुर के पीएम ली सिन लुंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। पीएम मोदी और मैक्रो के बीच द्विपक्षीय सामरिक संबंधों और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत आपसी हितों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट किया, जिसका पीएम मोदी ने भी फ्रेंच में जवाब दिया। मैक्रो ने भारत फ्रांस संबंधों के महत्व को बताते हुए लिखा, हम भारत के साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य और नवाचार के लिए साझा महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं। खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम ठोस परिणामों की दिशा में एक साथ काम करना जारी रखेंगे। पीएम मोदी ने कल वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। पीएम ने पोप को भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात में पोप फ्रांसिस ने कोरोना के खिलाफ दुनिया को दी गई भारतीय मदद की तारीफ की है। G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद पीएम मोदी आज ग्लासगो के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम वहां से 1 और 2 नवंबर को यूएन की बैठक COP26 यानी 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें 120 देशों के नेता शामिल हो रहे हैं, जो पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े कई विषयों पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड में अगले साल एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उधर गोवा में राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल सवारी कर आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। आज प्रियंका गांधी यूपी के गोरखपुर में सभा भी करेंगी। दूसरी ओर अखिलेश यादव आज हरदोई से विजय रथ यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरें दिखाते हैं आपको टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कर कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि पिछली रावत सरकार में हर शुक्रवार को हाईवे बंद कर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती थी। ऐसी राजनीति करने वाली पार्टी विकास नहीं कर सकती। हरीश रावत ने कहा, शाह नमाज के लिए छुट्टी का सरकारी आदेश दिखाएं तो माने। उत्तराखंड के दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने कल हरिद्वार में श्री हरिहर आश्रम में भगवान महामृत्युंजय महादेव और श्री पारदेश्वर महादेव का पूजन किया। अर्जुना पीठेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने हिंदू धर्माचार्य सभा के प्रमुख संतों और दूसरे प्रमुख साधु संतों से मुलाकात के साथ कई मामलों पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने कल हरिद्वार के शांति कुंज अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख और देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पांड्या जी से मुलाकात की। अमित शाह ने शांति कुंज के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा, गायत्री मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। इसके उच्चारण से हम सबके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।
गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में राहुल गांधी ने कल गोवा दौरे में बेलासाव में मछुआरों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। राहुल ने कहा कि हम पर्यावरण के हितों के साथ आपके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। हम गोवा को कोल हब नहीं बनने देना चाहते। हमारा घोषणा पत्र बीजेपी की तरह सिर्फ वादे नहीं, गारंटी होता है। गोवा दौरे में राहुल गांधी बाइक की सवारी कर पणजी के आजाद मैदान पहुंचे। बाइक टैक्सी की सवारी कर राहुल गांधी ने आम लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में राहुल ने फुटबॉल पर किक मारकर गेंद कार्यकर्ताओं के बीच उछाल दी। राहुल ने चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा, चीन ने हमारे इलाके पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन पीएम कहते हैं कि किसी ने कोई कब्जा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी पूरे राज्य में प्रतिज्ञा रैली कर रही हैं। इस रैली में आज अपनी दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रियंका सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में रैली करेंगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आज अपना घोषणा पत्र लखनऊ में जारी करेगा। पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी पार्टी का घोषणा पत्र दोपहर 2 बजे जारी करेंगे। पार्टी घोषणा पत्र जारी करने के साथ जयंत चौधरी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं। राष्ट्रीय गुज्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के बैनर तले आज सुबह 11 बजे ग्रेटर नोएडा के पास दादरी में गुज्जर स्वाभिमान महापंचायत होने वाली है। 22 सितंबर को सीएम योगी ने सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया था, लेकिन इसके शिलापट में गुज्जर शब्द नहीं होने को लेकर गुज्जर समाज नाराज चल रहा है। इस महापंचायत में आगे के कदमों पर फैसला लिया जाएगा। AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का दौरा करेंगे। इस दौरे में ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन को दोपहर 1 बजे संबोधित करेंगे। ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। AIMIM ने यूपी में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आज केवड़िया में खास कार्यक्रम क्या है? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर देश कैसे कर रहा है उन्हें याद? आरएसएस का देश के हर मंडल तक पहुंचने का प्लान क्या है? जबरन धर्मांतरण के शिकार युवक को कितने महीने बाद मिली आजादी? कानपुर में जीका वायरस के कितने नए केस मिले हैं? देश की बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आज देश भर में खास आयोजन किया जा रहा है। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा जल, थल, वायुसेना के अधिकारी और कई खिलाड़ी भी समारोह में शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि है। देश आज आयरन लेडी के तौर पर मशहूर पहली महिला प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी शक्ति स्थल पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। 3 बार प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को 1984 में उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगले 3 सालों में देश के हर मंडल तक अपने संगठन को पहुंचाने की योजना बनाई है। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कर्नाटक के धारवाड़ में चल रहे संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के अंतिम दिन मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। होसबाले ने जनसंख्या नीति बनाने और धर्मांतरण रोकने की भी मांग की। यूपी के लखीमपुर खीरी में 20 वर्षीय एक युवक के जबरन धर्मांतरण के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीजेपी विधायक के हस्तक्षेप पर पुलिस ने एक मदरसे पर छापा मारा और धर्मांतरण के बाद 5 महीने से बंधक युवक को छुड़ाया गया। पीड़ित युवक के पिता ने मौलाना समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ कल मुंबई की किला कोर्ट ने भी गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। परमबीर सिंह पिछले कई महीनों से सामने नहीं आ रहे हैं और जांच एजेंसियां कई बार तलब कर चुकी हैं। कोर्ट ने विनय सिंह और रियाज भाटी के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। चिराग पासवान ने जन्मदिन के मौके पर आज एक भावुक ट्वीट किया है। चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज के दिन जब आपके पांव छूता था तो आपकी प्रेम से भरी आवाज होती थी। इस नेक की कुछ पूरी अधूरी बातों को समेटे कई बार जिन्हें कहे जाने से पहले ही समझ जाता था। न सिर्फ मेरा चिराग है बल्कि पूरे देश और ये दुनिया का चिराग बन गया है। यूपी के कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप बढ़ गया है। लखनऊ के KGMU से आई रिपोर्ट में कानपुर में जीका के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस तरह से शहर में अब जीका संक्रमित मरीजों की संख्या 4 हो गई है। कानपुर में जीका वायरस का पहला मामला 23 अक्टूबर को सामने आया था।
देश में कोरोना संक्रमण की दर घट रही है, लेकिन कई राज्यों में कोरोना के नए केस में उछाल ने चिंता बढ़ा दी है। कल देश भर में कोरोना के करीब 13,000 नए केस सामने आए। वहीं 445 लोगों की मौत हुई। केरल में कल कोरोना के करीब 7,500 नए केस मिले हैं। देश में इस समय कोरोना के करीब 1.5 लाख एक्टिव केस हैं। दिल्ली में इस साल डेंगू के 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। करीब 300 मामले पिछले सप्ताह ही सामने आए हैं। हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कोरोना के लिए रिजर्व बेड्स में से 1/3 का इस्तेमाल डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों के लिए करने का आदेश जारी किया है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की कैसी है तैयारी? कहां दिगंबर जैन मुनि ने की आत्महत्या? अयोध्या में बैंक की महिला अफसर की मौत का गुनहगार कौन है? और किस नदी का पानी जहरीला होने से मछलियों की हो रही है मौत? बिहार में छठ पूजा को लेकर सरकार की गाइडलाइंस क्या है? राज्यों की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको टॉप 9 राज्य विशेष में। सीएम योगी आज अयोध्या जाएंगे और 3 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। अयोध्या में लगातार 5वें साल योगी सरकार ने भव्य दीपोत्सव की तैयारी की है और इस साल सबसे ज्यादा 12 लाख दिए जलाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा मंदिरों की कलरिंग, आतिशबाजी, लाइटिंग, झांकियां और लेजर शो कार्यक्रम का खास हिस्सा होंगे। दिगंबर जैन मुनि संत विमत सागर महाराज ने कल इंदौर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव नंदा नगर में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पास एक धर्मशाला में पंखे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में उनके अनुयायी जैन मंदिर पहुंचे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। यूपी के अयोध्या में महिला बैंक अधिकारी की कथित आत्महत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मौके से मिले सुसाइड नोट और पिता की तहरीर पर महिला के मंगेतर विवेक गुप्ता, एसएसएफ हेड लखनऊ आशीष तिवारी और एक पुलिसकर्मी अनिल रावत को नामजद आरोपी बनाया गया है। अयोध्या के पंजाब नेशनल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर श्रद्धा गुप्ता ने अपने किराए के कमरे में दुपट्टे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। इस केस में पुलिस के बड़े अधिकारी का नाम सामने आने पर सियासत भी गर्म हो गई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और योगी सरकार पर निशाना साधा है। दिवंगत कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। प्रशंसकों की भारी भीड़ को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने आज अंतिम संस्कार का फैसला किया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि लोगों की इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार रविवार को किया जाएगा ताकि सभी को अंतिम दर्शन मिल सके। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नदी का पानी अचानक काला पड़ जाने से हड़कंप मच गया। नदी की हजारों मछलियां मर गईं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगले आदेश तक नदी का पानी या फिर मछलियों का सेवन न करें। शुरुआती जांच में नदी के पानी का डीटीएस बढ़ा हुआ पाया गया है। इसी कारण नदी के पानी का रंग भी काला पड़ गया है। बिहार में छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच कोरोना को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस दौरान बच्चों और बड़ों के साथ व्रतियों के लिए अलग अलग नियम होंगे। इस नियम का सख्ती से पालन कराने को लेकर घाटों पर सीसीटीवी के साथ वॉच टावर भी बनाए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कल राजनीति से अलग खेल में भी हाथ आजमाया। सीएम कल मोहाली के हॉकी स्टेडियम पहुंचे और एक मैच के दौरान महिला खिलाड़ियों के साथ बतौर गोलकीपर हॉकी खेली। सीएम ने महिला खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवाया। इंदौर के श्री कृष्ण नगर में एक सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर एक युवक और उसकी मां को गोली मार दी। दोनों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। संतोष नाम का ये युवक पीड़ित परिवार की लड़की से एक तरफा प्यार करता था और उसका विवाह तय हो जाने से नाराज था। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास हुए धमाके में सेना के एक अफसर और एक जवान हुए शहीद। चीन की चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की नई तैयारी क्या है? पाकिस्तान और चीन को हमदर्द बताने वाले तालिबान ने दुनिया को क्यों दी धमकी? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में कल हुए धमाके में सेना के लेफ्टिनेंट समेत 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले में बिहार के बेगूसराय के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार और पंजाब के भटिंडा के सिपाही मंजित सिंह शामिल हैं। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट के पास हुए धमाके की जांच की जा रही है। धमाके के बाद पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है।
जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों के खिलाफ पिछले 20 दिनों से चलाया जा रहा ऑपरेशन अब भी जारी है। आतंकियों के छिपे ठिकाने तक पहुंचने के लिए सेना नई रणनीति बनाने में जुटी है। सेना हर कदम फूंक फूंक कर बढ़ा रही है। आतंकी चारों तरफ से घिर चुके हैं। पुंछ में जारी ऑपरेशन की वजह से पिछले 16 दिन से हाईवे भी बंद है। LAC पर तनाव के बीच चीन की साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना अपने खास प्रशिक्षित माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प यूनिट को वॉर यूनिट के तौर पर तैनात कर रही है। माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को ऊंचे इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। इस यूनिट ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में युद्धाभ्यास भी किया था। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने से खुश हो रहा चीन अब अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान को चुनौती देने वाला आतंकी संगठन IS के खुरासान गुट ने अब चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर ली है। IS चीन से पलायन करने वाले उइगर मुसलमानों की भर्ती कर रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान में हुए धमाकों से भी उइगरों मुस्लिम के तार जुड़े होने की बात आई है। तालिबान ने दुनिया को धमकी दी है कि अगर उसकी हुकूमत को मान्यता नहीं दी गई तो ये पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका से कहा है कि अगर उसकी सरकार को मान्यता नहीं मिली तो इससे न सिर्फ अफगानिस्तान में मानवीय संकट बढ़ेगा बल्कि दुनिया के लिए भी बड़ी समस्या हो जाएगी। तालिबान ने दावा किया है कि उसके सर्वोच्च नेता शेख हबीबुल्लाह अखुंदजादा ने कंधार में एक सभा को संबोधित किया है। हालांकि तालिबान ने इसका कोई वीडियो जारी नहीं किया है। कहा जा रहा है कि कंधार में तालिबान की सभा में हबीबुल्लाह अखुंदजादा का 10 मिनट का ऑडियो संदेश सुनाया गया है, जिसमें वो धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात कह रहा है। कुछ दिन पहले अखुंदजादा की मौत की खबर भी आई थी। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर दावा किया है कि तालिबान राज में एक शादी समारोह में म्यूजिक चलाने पर 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। अमरुल्लाह ने ट्वीट कर कहा कि नांगरहार में हुई 13 लोगों की हत्या की हम सिर्फ निंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान की संस्कृति को खत्म करने के लिए यहाँ कट्टरता का जहर फैलाया। तालिबान राज में हजारा समुदाय के लोगों पर बर्बरता जारी है। हजारा समुदाय के लोगों का तालिबान लगातार घर खाली करवा रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। बेघर किए गए हजारा समुदाय के लोग खुले आसमान के नीचे ठिकाना तलाशने को मजबूर हैं। मानवाधिकार से जुड़े संगठन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से हजारा समुदाय की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। चीन के खतरे से ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका ताइवान के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करेगा। चीन लगातार अमेरिका को ताइवान के मामले से दूर रहने को कहता रहा है, लेकिन अमेरिका की इस रणनीति से चीन और चिढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने आशंका जताई है कि ताइवान को लेकर चीन से अगर लड़ाई होती है तो अमेरिका को हार का सामना करना पड़ सकता है। आज T20 वर्ल्ड कप में भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला है। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए टीम इंडिया को आज का मुकाबला जीतना ही होगा। आज के मुकाबले को लेकर कप्तान विराट कोहली क्या टीम के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेंगे? T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का न्यूजीलैंड से करो या मरो का मुकाबला है। शाम 7:30 बजे से ये मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच गंवाने के बाद सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत को आज का मुकाबला किसी भी हाल में जीतना होगा। टीम इंडिया को काफी संभल कर खेलना होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को कभी भारत हरा नहीं पाया है। आज के मुकाबले में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है। भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर या आर अश्विन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। शार्दुल टीम के लिए गेंद के साथ बल्ले से भी मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ कोहली ने कहा है कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हैं, यानी पांड्या आज भी खेलेंगे। प्लेइंग 11 का फैसला कोहली पिच देखने के बाद ही करेंगे। टीम इंडिया को कप्तान विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के बाद गेंदबाज मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वाले को रीढ़ विहीन बताया है। उन्होंने कहा कि बाहर क्या बोला जा रहा है, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। किसी को भी धर्म के आधार पर निशाने पर लेना पूरी तरह गलत है। विराट ने कहा कि हम 200% मोहम्मद शमी के साथ हैं। हमारा भाईचारा इससे हिलने वाला नहीं है। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में विराट कोहली पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को बतौर कप्तान एक रिकॉर्ड के मामले में पीछे छोड़ सकते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कोहली बतौर कप्तान 14 बार 50+ का स्कोर कर चुके हैं। बाबर भी इतने ही बार T20 में 50+ का स्कोर कर चुके हैं। अगर आज कोहली अर्धशतक बनाते हैं तो वो बाबर से आगे निकल जाएंगे।
T20 वर्ल्ड कप में कल खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 125 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जीत के लिए मिले 126 रनों के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 12वें ओवर में ही हासिल कर लिया। लगातार तीसरी जीत के बाद इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह करीब करीब पक्की कर ली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की 3 मैचों में ये दूसरी हार है। इंग्लैंड की टीम से जोस बटलर ने धमाकेदार मैच विनिंग पारी खेली। जोस बटलर ने सिर्फ 32 गेंदों में नाबाद 71 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। बटलर ने जेसन रॉय के साथ सिर्फ 6 ओवर में 66 रनों की साझेदारी की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 125 रनों पर समेटने में इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस जॉर्डन की अहम भूमिका रही। 17 रन देकर 3 विकेट लेने वाले जॉर्डन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। T20 वर्ल्ड कप में कल खेले गए एक और मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 143 रनों का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की ओर से वानिंदु हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हैट्रिक लेकर अपनी टीम को मैच में वापसी कराने की कोशिश की। आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। मिलर ने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को लेकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भविष्यवाणी की है। वॉन ने कहा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। उनके मुताबिक दोनों ही टीमें इस वक्त शानदार फॉर्म में हैं। दोनों ही टीमों ने अभी तक अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। इससे पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स भी इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच फाइनल की भविष्यवाणी कर चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज पहले मुकाबले में अफगानिस्तान का मुकाबला नामीबिया से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से अबू धाबी में खेला जाएगा। अफगानिस्तान की टीम अभी तक खेले 2 मुकाबलों में 1 जीती और 1 हारी है, जबकि नामीबिया की टीम ने स्कॉटलैंड को हराकर जीत के साथ अपने सफर की शुरुआत की है। हालांकि नामीबिया के मुकाबले अफगानिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन नामीबिया उलटफेर करने की क्षमता रखता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।